सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमूए ठंडा गोश्त में शामिल अफसाना ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्कार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थलथल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़। ईशर सिंह गो सर ने उड़ाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो किरपान थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसकी कदो कामत और कदो खाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी में गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई माँ या जवाब है? ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी या दिमाग ही खराब है? झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? गोरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट के लाए थे, मेरी भप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईशर सिंह, कसम वाह गुरु की, जरूर दाल में कुछ काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ भेजकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईशर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे? ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भभोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, गट गट पाँच पहिया, तेरे निकले उड़ा दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मुज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं?
मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईशर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईशर सिंह, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सिंह। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कचकचाया, कान की लौओं को काटा, उभरे हुए सीने को भंबोड़ा, भरे हुए कुलों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा थीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर्र और जितने दाव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर सिंह, काफी फेंट चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँपता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर पसीने की लेप होने लगी। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतजिर बामल आजा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी ही जल्दी ओढ़ कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सिंह, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डो, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चुरत्तबा। ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुलों पर हाथ रखकर एक आज़म के साथ कहा, ईशर सिंह, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहे गुरुजी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कलवंत कौर ने इसकी इजाजत नहीं दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तक्का बूटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरुजी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फुवारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ। लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भी नहीं अच्छे आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इसी किलपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी। ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस बड़वी को।
कलवंत चिल्लाई। मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रिंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कलवंत कौर इसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशर सैया तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की लेप होने लगे। कलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाए और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ी से। सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईशर सिंह, कलवंत कौर के तू हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा। और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास टूहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर की जुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हल्क से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।